क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, अजम्पशन, डायग्राम, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा मार्केट है, लेबर मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट है, हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो मैं बोलने वाली हूँ कि क्लासिकल वर्ड कहाँ से आया। क्लासिकल वर्ड गिवन बाय कार्ल मार्क्स, याद कर लीजिए। क्लासिकल वर्ड किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। क्लासिकल वर्ड सबसे पहले कॉइन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। अब मैंने देखा क्लासिकल वर्ड कार्ल मार्क्स ने दिया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किसे बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, जेबी से, डेविड रिकार्डो, माल्थस, मील, ये सब क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। और आप लोग सब कुछ जानते हैं कि क्लासिकल में हमेशा क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। और क्लासिकल में क्या होता है? लॉन्ग रन होता है, ठीक है। क्लासिकल में क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कभी भी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से हट जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या कुछ दूसरा सिचुएशन हो गया, तो ये ऑटोमेटिक जो फोर्स है, इसके कारण वो दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक जो फोर्स होगा उससे वो दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ये किसका कहानी है? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आता है सेज लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जेबी से ने दिया था सेज लॉ ऑफ मार्केट 1803 में। और उनका कहना क्या था? वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट करेगी। कैसे? बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट में बिस्किट का प्रोडक्शन होता है तो बिस्किट अपना डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर शैम्पू का अगर प्रोडक्शन होता है तो शैम्पू का डिमांड खुद क्रिएट हो जाएगा। तो ये कहना था जेबी से का, उनकी थ्योरी में सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन ये लॉ भी फेलियर हो गया, ठीक है, जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आया था। देखिए, इसके बारे में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी का जो अजम्पशन था वो क्या था। अजम्पशन था फुल एम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग रन है, ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब कि देखिए, यहाँ पर जो भी होगा ना, मार्केटिंग होगा, वो इंडिया के जो अब्रॉड नहीं जाएगा, वो अपनी इकोनॉमी के अंदर ही होगा, दूसरी इकोनॉमी के से इसमें कोई लेन देन नहीं होगा, ठीक है। लेबर क्या होमोजीनियस है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर होगा लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी इकोनॉमी का आउटपुट होगा उसको डिवाइड करेंगे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि जो भी हमारा इनकम होता है उसको हम लोग या तो कंज्यूम कर लेते हैं या तो सेव कर लेते हैं। वैसे जो भी आउटपुट इनकम सब सेम है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, एक तो हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, दूसरा हम लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या था? क्लासिकल का था अजम्पशंस। ओके, अब हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखिए, अभी हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोडक्शन किससे इनकम कैसे जनरेट होगा? इनकम तभी जनरेट होगा जब मार्केट में या इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए? तो प्रोडक्शन के लिए मेनली 4 फैक्टर चाहिए। देखिए, एन फॉर लेबर, कैपिटल, लैंड और टेक्नोलॉजी। हम लोग ऐसे भी पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। तो ये सब हमारे 4 फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैपिटल, लैंड और टेक्नोलॉजी, ये तीनों को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि हम लोग एक बार लैंड खरीद लिए, बार बार तो नहीं खरीदेंगे, एक बार मशीन खरीद लिए, बार बार तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सब मेरा कांस्टेंट रहेगा। और लेबर क्या होगा? वेरिएबल होगा, लेबर का ही काम है। तो फर्स्ट हमारा लेबर मार्केट है, जिसमें मैंने क्या किया? एक्स एक्सिस में एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, वाई एक्सिस में रियल वेज रेट। देखिए, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर एमआरपी
यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ये इक्वल होगा वेज रेट के, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे होगा जहाँ पे एमआरपी इक्वल होगा वेज रेट के, ठीक है। तो देखिए एमआरपी क्या है, एमआरपी कैसे बनता है, देखिए एमआरपी बनता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या डिटरमिन होगा, एमआरपी, ठीक है। अब अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इंक्रीज इन एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता है तो ये बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से तो बन जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। और एमआरपी जहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एमआरपी इक्वल टू वेज रेट, देखिए यहाँ पर ये नीचे में हमारा एमआरपी है, ऊपर में है वेज रेट। एमआरपी कैसे बना, एमपीपी मल्टीप्लाई पी, मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्राइस, ये हो जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम जहाँ पे वेज के बराबर होगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये हमारे क्या लेबर सप्लाई है, ये है लेबर डिमांड, ये ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं यहाँ पर डिमांड फॉर लेबर ये इक्वल हो जाता है सप्लाई ऑफ लेबर की, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहीं पर डिमांड फॉर लेबर, इस पॉइंट पे डिमांड फॉर लेबर इक्वल होगा सप्लाई ऑफ लेबर से। इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे भी किसी पॉइंट पे नहीं, बस बीच वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। जहां पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे डिटरमिन हो जाएगा प्राइस, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल मार्केट में। तो मेन तो हमारा ये कैपिटल मार्केट है। यहाँ पर देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैंने एक्स एक्सिस में लिया है, वाई एक्सिस में है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो देखिए सेविंग इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेविंग अपवर्ड स्लोपिंग, इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इस ई पॉइंट पे है जहाँ पे सेविंग के बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रोल है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, मान लीजिए 10% से हो गया 12%, 10% से हो गया 12%, तो आम आदमी क्या करेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे कि जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग अगर मान लीजिए 1 लाख सेव करते 1 लाख इन्वेस्ट करते थे 6 मंथ में, तो वो क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो सेव कर लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। लोग सोचेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, घट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो लोग क्या करेंगे कि जो भी मान लीजिए 10% से 8% हो गया तो लोग क्या करेंगे, सेव करने की बजाय इन्वेस्ट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, देखिए हम मैंने यहाँ पे लिखती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, सेविंग क्या है ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सेविंग से। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मैं बढ़ा रही हूँ, इसको मैंने बढ़ाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से। डायग्राम में देख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने घटा दिया, यहाँ पर मैंने घटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सेविंग से। इसके बाद हम लोग देख लीजिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यहाँ पर एक फॉर्मूला एम वी इक्वल टू पी वाई, ठीक है। एम फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, पी फॉर ये प्राइस और वाई फॉर एग्रीगेट इनकम। यहाँ पर एक चीज़ देखने को है कि ये क्वांटिटी ऑफ मनी तो एम है, वी है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कॉफ़ी का प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री में, ठीक है। इसका प्राइस ना सिर्फ इसको पूरा मतलब बनाने में 20 रुपये का खर्च आया, ठीक है। तो इसका क्या, इसका जो सेलर बेचेगा क्या इसको 20 रुपये में बेचेगा, नहीं, क्योंकि वो वहाँ से आता है, कितने प्रोसेस हो कि वो दुकान आता है सेलर के पास, ठीक है, जो बेचता है,
तो वो कितने 2-3 टाइम वो सर्कुलेट होता है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मतलब 3 टाइम्स। पहले वो फैक्ट्री में था, ठीक है, उसके बाद फिर वो किसी और के पास गया, 2-3 प्रोसेस के बाद वो आएगा सेलर के पास। जितने टाइम वो सर्कुलेट होगा, जितने टाइम वो घूमेगा इससे उसके पास, ठीक है, तो उतने टाइम तक इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 10-20 रुपये का था, अभी सेलर के पास पहुंचेगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 30 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलेट हो गया, 2-3 प्रोसेस में आया है, सब कोई अपना प्रोसेस के हिसाब से उसमें प्राइस ऐड करते गया, ठीक है, अपना बेनिफिट देख के। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हम लोग मेन देखेंगे डायग्राम से कि देखिए यहाँ पर क्या है कि mv इक्वल टू पी बाई है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। यहाँ पर डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस हमारा बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारा बढ़ जा रहा है। एक्स एक्सिस में मैंने लिया एग्रीगेट आउटपुट, वाई एक्सिस में मैंने लिया प्राइस लेवल। और देखिए प्राइस हमारा बढ़ा तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है। तो मैंने एक इन्फ्लेशन में पढ़ाया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें प्राइस अगर किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक बिस्किट मैंने ऐसे बताया था एग्जांपल में कि बिस्किट है 10 रुपये का, ठीक है, और इसको अभी खरीद रहे हैं 4 लोग खरीद रहे हैं। अब क्या हो जाएगा कि बिस्किट यहाँ पे मान लीजिए 8 लोग खरीदने आपके लिए आ गए, तो जो भी सेलर है या शॉपकीपर है वो क्या करेगा, देखा कि अब तो ज़्यादा कस्टमर आ गए, अब क्या करे, तो वो क्या करेगा, वही बिस्किट का प्राइस वो 12 रुपये कर देगा, ठीक है। अब सब तो 12 रुपये नहीं देंगे, लेकिन 8 में से कोई एक तो बंदा होगा जो कि 12 रुपये में देगा। तो ये होता है कि जब भी डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिक ही जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, वो प्राइस बढ़ा देते। तो ये हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन था। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का पार्ट था। हम लोग ने आज बहुत बड़ा चैप्टर देखा है, इसमें बहुत कुछ देखा, क्लासिकल थ्योरी का मीनिंग, अजम्पशन, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, ठीक है। अब ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वांटिटी, ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कल मैं कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बताऊंगी, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए।